महान कवि विलियम ब्लेक ने एक बार कहा था, एक ही रात और एक ही सुबह कुछ लोगों को देखने के लिए बनाई गई थी और कुछ को अंतहीन रात के लिए। जब हमारे शहर धूल की एक मोटी चादर में लिपटे होते हैं तो ये सोचना मुश्किल हो जाता है कि हम किस तरफ हैं। आज हम एक ऐसी चीज पर बहुत गहराई से बात करने वाले हैं जिसे हम रोज देखते हैं, पर शायद ही उस पर कभी गौर करते हैं। सड़क की धूल। और देखिए, ये सिर्फ गंदगी की बात नहीं है। हमारे पास जो स्रोत हैं वो एक चौंकाने वाली तस्वीर दिखाते हैं। क्या ये कल्पना की जा सकती है कि भारत के कुछ शहरों में सड़कों पर धूल का बोझ, जिसे सिल्ट लोड कहते हैं, वो 0.2 ग्राम प्रति वर्ग मीटर है, तो वहीं कुछ शहरों में ये 111.2 ग्राम तक है। मतलब 500 गुना से भी ज्यादा का फर्क। ये सिर्फ धूल नहीं है, ये सीधे हमारी सांसों में जाने वाला जहर है। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं। आज की हमारी ये चर्चा द हिंदू में प्रकाशित एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख पर आधारित है। ये विषय उन सभी के लिए जरूरी है जो भारत के शहरीकरण और पर्यावरण को समझना चाहते हैं, और खास तौर पर यूपीएससी के उम्मीदवारों के लिए, क्योंकि ये सीधे जीएस पेपर 3 के पर्यावरण और प्रदूषण खंड से जुड़ता है। हमारा मिशन है इस समस्या के पैमाने को समझना, सरकारी कोशिशों का विश्लेषण करना और ये पता लगाना कि आखिर इतना कुछ होने के बाद भी नतीजा क्यों नहीं दिख रहा। तो चलिए इसे खोलते हैं। जब हम कहते हैं सड़क की धूल, तो असल में ये है क्या? ये सिर्फ मिट्टी तो नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। इसमें मुख्य रूप से PM10 और उससे भी मोटे कण होते हैं, जैसे मिट्टी, रेत, निर्माण सामग्री के कण, टायरों की घिसाई से निकला हुआ मलबा और भी बहुत कुछ। अच्छा, लेकिन असली सवाल ये है कि ये हमारी हवा की गुणवत्ता पर कितना असर डालता है। इसका असर इतना गहरा है कि सरकार की प्राथमिकता सूची में ये बहुत ऊपर है। देखिए, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम यानी NCAP ने 2025-26 तक PM10 प्रदूषण में 40% की कमी लाने का लक्ष्य रखा है। 40%? ये तो एक बहुत बड़ा लक्ष्य है। मतलब सिर्फ यह आंकड़ा ही बताता है कि सरकार इसे कोई छोटी मोटी समस्या नहीं मान रही। बिल्कुल। और जब हम आंकड़ों में और गहरे उतरते हैं तो तस्वीर और साफ हो जाती है। देश के 17 शहरों में हुए अध्ययनों से ये पता चला है कि सड़क की धूल हमारे शहरों में कुल PM10 प्रदूषण में 20 से 52% तक का योगदान करती है। ये हुआ कि जब हम दिल्ली या किसी और शहर में धुंध और प्रदूषण की बात करते हैं तो उसमें से आधा हिस्सा सिर्फ सड़कों से उड़ने वाली धूल हो सकती है। ये तो अविश्वसनीय है। हाँ, ये सच है। और ये सिर्फ मोटे कणों तक सीमित नहीं है। जो सबसे ज्यादा खतरनाक कण हैं, PM2.5, जो सीधे हमारे फेफड़ों में गहरे चले जाते हैं, उनमें भी सड़क की धूल का योगदान 8 से 25% तक पाया गया है। यहाँ तक कि IIT दिल्ली के एक शोध ने भी ये बताया है कि उत्तर भारत के शहर दक्षिण भारत के शहरों के मुकाबले कहीं ज्यादा धूल भरे हैं। अच्छा। उदाहरण के लिए, दिल्ली का औसत सिल्ट लोड 14.47 ग्राम्स प्रति वर्ग मीटर है, जो राष्ट्रीय औसत से काफी ज्यादा है। तो ये कोई स्थानीय नहीं बल्कि बहुत व्यापक समस्या है। जब समस्या इतनी बड़ी और स्पष्ट है तो जाहिर है सरकार ने कुछ तो किया ही होगा। और यहाँ कहानी का सबसे दिलचस्प मोड़ आता है। जब हमने स्रोतों को खंगाला तो पता चला कि सरकार ने इस पर पैसा पानी की तरह बहाया है। NCAP के तहत 2019 से 2025 के बीच 121 शहरों को वायु गुणवत्ता सुधारने के लिए करीब 19,711 करोड़ रुपए आवंटित किए गए। जी। और अब सुनिए सबसे हैरान करने वाली बात। नवंबर 2023 तक इस भारी भरकम फंड का लगभग 64% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ सड़क की धूल को नियंत्रित करने पर खर्च किया गया था। 64%? हाँ, 64%। ये बायोमास जलाने, वाहनों के प्रदूषण या औद्योगिक उत्सर्जन, इन सब से कहीं ज्यादा है। ये एक असाधारण आंकड़ा है। इसका मतलब है कि सरकार सड़क की धूल को बाकी सभी प्रदूषण स्रोतों से बड़ी समस्या मान रही है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। ये दिखाता है कि सरकार ने समस्या की पहचान तो कर ली है, लेकिन क्या समाधान सही दिशा में जा रहा है, ये देखने वाली बात है। नीतिगत स्तर पर कई कदम उठाए गए हैं। अगर हम समय रेखा देखें तो 2018 में पर्यावरण मंत्रालय ने एक निर्देश जारी किया था कि सभी निर्माण स्थलों के पास की सड़कों को पक्का किया जाए, ताकि स्रोत पर ही धूल को रोका जा सके। बिल्कुल। फिर 2021 में एक बड़ा कदम उठाया गया।
CAQM यानी वो कमीशन जो दिल्ली NCR की हवा की क्वालिटी पर नजर रखता है, उसने धूल नियंत्रण और प्रबंधन सेल बनाने की सिफारिश की। और वो सेल बने? हाँ, इस सिफारिश पर अमल भी हुआ और 68 ऐसे सेल बनाए गए। तो ये डस्ट सेल सिर्फ कागज पर बने या इन्होंने जमीन पर कुछ काम भी किया? इनका काम क्या था? इनका काम काफी व्यापक था। धूल के हॉटस्पॉट पहचानना, सड़कों की मरम्मत करवाना, सड़क के किनारों पर हरियाली बढ़ाना और सबसे जरूरी मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें और एंटी स्मॉग गन तैनात करना। CAQM ने तो 2025 में एक अध्ययन भी शुरू किया, ये समझने के लिए कि गाड़ियों के चलने से धूल वापस हवा में कैसे उठती है। और उसके नतीजे क्या रहे? उसके पायलट चरण में ही पता चला कि दिल्ली NCR में सर्वे की गई 82 किलोमीटर सड़क का 24% हिस्सा खराब हालत में था। तो कोशिशें तो हो रही हैं। लेकिन इन कोशिशों में कोई कमी भी नजर आती है? हाँ, और ये बहुत बड़ी कमी है। पहली बात तो ये कि ये ज्यादातर प्रयास दिल्ली NCR पर ही केंद्रित रहे। अच्छा, मतलब राष्ट्रीय स्तर पर क्या हो रहा है? जब हम राष्ट्रीय स्तर पर देखते हैं तो हमारे मुख्य पर्यावरण कानून जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 और वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में धूल प्रबंधन का सिर्फ जिक्र है, कोई ठोस स्पष्ट दिशा निर्देश नहीं है। और जो सबसे बड़ी खाई है वो ये है कि निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2025 में सड़क की धूल नियंत्रण के लिए कोई खास राष्ट्रीय नियम ही नहीं है। और उस धूल का क्या होता है जो ये मशीनें उठाती है? यही तो समस्या है। उसे वैज्ञानिक तरीके से ठिकाने लगाने के लिए कोई मानक प्रक्रिया ही नहीं है। उसे बस कहीं और फेंक दिया जाता है। ये तो एक बड़ा विरोधाभास है। यही वो बात है जो समझ नहीं आ रही। एक तरफ हम हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रहे हैं, नीतियां बना रहे हैं, सेल बना रहे हैं, और दूसरी तरफ सूत्र बताते हैं कि 29 शहरों में PM10 का स्तर घटने के बजाय बढ़ गया। और जिन 68 शहरों में ये कम हुआ भी, उनमें से भी 61 शहर अभी भी राष्ट्रीय मानकों से ऊपर है। आखिर ये हो क्या रहा है? इतना पैसा, इतनी कोशिशें, फिर भी हम वहीं के वहीं क्यों खड़े हैं? यहीं से समस्या की असली जटिलता सामने आती है। ये सिर्फ पैसे या नीति की कमी का मामला नहीं है, बल्कि शासन और कार्यान्वयन की गहरी चुनौतियों का है। और इसमें सबसे पहली और सबसे बड़ी चुनौती है विभाजित क्षेत्राधिकार, यानी फ्रैगमेंटेड जुरिस्डिक्शन। ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लग रहा है। आसान भाषा में इसका क्या मतलब है? इसका मतलब बहुत सरल है। किसी एक की जिम्मेदारी ही नहीं है। कागज पर तो जिम्मेदारी नगर निगमों और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्डों की है, लेकिन असल में ये कई एजेंसियों के बीच बुरी तरह बंटी हुई है। कई एजेंसियां मतलब कितनी? इसका कोई उदाहरण है? बिल्कुल, और ये आंकड़ा आपको चौंका देगा। सिर्फ दिल्ली में सड़कों के रखरखाव के लिए 12 अलग-अलग एजेंसियां जिम्मेदार हैं। नगर निगम, DDA, CPWD, NHAI और ना जाने कौन-कौन। 12 है। हरियाणा में 22 और राजस्थान में 16। 12 एजेंसियां सिर्फ दिल्ली की सड़कों के लिए? ये तो अविश्वसनीय है। मतलब एक ही सड़क के अलग-अलग हिस्सों के लिए अलग-अलग विभाग जिम्मेदार हो सकते हैं? हाँ, बिल्कुल। ये तो एक प्रशासनिक पहेली नहीं, बल्कि एक दुस्वप्न जैसा लगता है। ऐसा लगता है जैसे एक ही रसोई में 12 शेफ हैं और किसी को नहीं पता कि बनाना क्या है। आपने बिल्कुल सही समझा। जब जिम्मेदारियां इतनी बटी हुई हों तो जवाबदेही और फंड दोनों बिखर जाते हैं। कोई भी एजेंसी पूरी तरह से जिम्मेदार नहीं होती। ये पहली बड़ी बाधा है। ठीक है, ये तो व्यवस्था की उलझन हो गई, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर भी कुछ बाधाएं हैं? मान लीजिए अगर समन्वय हो भी जाए, तो क्या हमारे पास काम करने के लिए संसाधन हैं? यहीं पर दूसरी बड़ी चुनौती आती है, परिचालन संबंधी बाधाएं, यानी ऑपरेशनल कंस्ट्रेंट्स। यहां संसाधनों की भारी कमी साफ दिखती है। फिर से दिल्ली का उदाहरण लेते हैं। दिल्ली की कुल सड़कों की लंबाई लगभग 19,000 किलोमीटर है। 19,000 किलोमीटर। इसमें से सिर्फ 8,000 किलोमीटर पर ही मशीनीकृत सफाई की पहचान की गई है। अब इस हिस्से को रोजाना साफ करने के लिए करीब 200 मशीनीकृत रोड स्वीपिंग मशीनों की जरूरत है। और हमारे पास हैं कितनी? सिर्फ 85। सिर्फ 85, मतलब आधे से भी कम। तो हम असल में आधी अधूरी सफाई ही कर रहे हैं। जी। ये तो ऐसा हुआ कि हम आग बुझाने के लिए पानी की बाल्टी की जगह चम्मच लेकर पहुंच गए। इस तरह की चुनौतियों के अलावा क्या हमारे काम करने के तरीकों में भी कोई कमी है? बिल्कुल। और ये तीसरी और शायद सबसे निराशाजनक चुनौती है, अवैज्ञानिक तरीके। सोचिए, एक मशीन घंटों लगाकर धूल उठाती है और उसे ट्रक में भरकर शहर के बाहर एक खाली प्लॉट या लैंडफिल में फेंक दिया जाता है। अच्छा।
अगली बार तेज हवा चलती है और वही धूल उड़कर हमारे घरों की खिड़कियों पर वापस आ जाती है। इससे पूरी सफाई की प्रक्रिया ही बेमतलब हो जाती है। तो ये एक कभी ना खत्म होने वाला चक्र है। बिल्कुल। और चौथी चुनौती है जानकारी की कमी। धूल को दबाने वाले कुछ रसायन जैसे कैल्शियम क्लोराइड बाजार में उपलब्ध हैं, लेकिन हमारी मिट्टी और सड़कों के स्वास्थ्य पर लंबे समय में उनका क्या असर होता है, इसका कोई पुख्ता वैज्ञानिक डेटा हमारे पास नहीं है। तो हम बिना पूरी जानकारी के ही समाधान लागू कर रहे हैं। ठीक है, तो जो तस्वीर आपने खींची है वो काफी जटिल और सच कहूं तो थोड़ी निराशाजनक है। एक ब्यूरोक्रेटिक नाइटमेयर, संसाधनों की भारी कमी और ऐसे तरीके जो समस्या को और बढ़ा रहे हैं। तो अब सवाल ये है कि इस उलझे हुए जाल से निकलने का रास्ता क्या है? क्या हमारे स्रोत इससे बाहर निकलने का कोई व्यवहारिक रास्ता सुझाते हैं? हाँ, और अच्छी बात यह है कि समाधान मौजूद हैं, बस उन्हें लागू करने की इच्छा शक्ति चाहिए। स्रोत एक समग्र दृष्टिकोण का सुझाव देते हैं। सबसे पहला समाधान उस 12 शेफ वाली रसोई की समस्या को हल करना है, यानी बेहतर समन्वय। इसके लिए एक GIS आधारित प्लेटफॉर्म बनाने का सुझाव दिया गया है। ये कैसे काम करेगा? इसे ऐसे समझिए कि ये एक सेंट्रल डैशबोर्ड होगा, जहां हर एजेंसी देख सकेगी कि किस सड़क के किस हिस्से में समस्या है, शिकायत कहां से आई है और उसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी है। सब कुछ मैप पर दिखेगा, रियल टाइम में। अच्छा, तो इससे जवाबदेही तय करना आसान हो जाएगा? जी, और इस सिस्टम को ग्रीन दिल्ली ऐप या स्वच्छता ऐप जैसे मौजूदा एप्लीकेशन के साथ जोड़ा जा सकता है, ताकि आम नागरिक भी इसमें भागीदार बन सकें। दूसरा समाधान है स्पष्ट दिशा निर्देश। एक साइज सब पर फिट नहीं होता। सही बात है। एक बड़ी व्यस्त हाईवे को साफ करने के लिए जिस मशीन की जरूरत है, वो एक छोटी रिहायशी गली के लिए सही नहीं होगी। इसलिए सड़क की चौड़ाई, ट्रैफिक और यहाँ तक कि मौसम के आधार पर किस तरह की मशीनरी का इस्तेमाल हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर मानक दिशा निर्देश बनाने की जरूरत है। और उस धूल का क्या, जो इकट्ठी तो कर ली जाती है पर फिर हवा में मिल जाती है? उस दुष्चक्र को कैसे तोड़ा जाए? यह तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण समाधान है, वैज्ञानिक निपटान। हमें इकट्ठी की गई धूल के लिए एक ढांचा बनाना होगा। यह सुनिश्चित करना होगा कि यह धूल दोबारा पर्यावरण में वापस ना आए। इसके कई रचनात्मक उपयोग हो सकते हैं, जैसे इसे ईंट बनाने के काम में लेना या सड़क निर्माण में भराव के तौर पर इस्तेमाल करना। मतलब इसे कचरा नहीं बल्कि एक संसाधन के तौर पर देखना होगा। बिल्कुल। चौथा सुझाव एक व्यापक नियामक तंत्र बनाने का है। इसका मतलब है कि हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें सड़क निर्माण और रखरखाव को सिर्फ इंजीनियरिंग के नजरिए से नहीं, बल्कि वायु गुणवत्ता के नजरिए से भी देखना होगा। जब भी कोई नई सड़क बने या पुरानी की मरम्मत हो, तो धूल नियंत्रण को योजना का एक अनिवार्य हिस्सा बनाया जाना चाहिए, ठीक वैसे ही जैसे ड्रेनेज सिस्टम होता है। और इन सबको एक साथ कैसे लाया जाए? और अंत में ये सारे छोटे बड़े उपाय तभी सफल होंगे जब हम इन्हें एक दीर्घकालिक शहरी नियोजन के ढांचे में शामिल करेंगे। ये कोई एक बार का प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि इसे हमारी शहरी विकास की सोच का स्थायी हिस्सा बनाना होगा। तो आज की इस गहरी पड़ताल से ये स्पष्ट है कि सड़क की धूल सिर्फ एक असुविधा नहीं, बल्कि एक गंभीर प्रदूषक है जो सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा है। हमने देखा कि कैसे हजारों करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद एजेंसियों के बीच समन्वय की कमी, बिखरी हुई जिम्मेदारियां और अवैज्ञानिक तरीके हमारी प्रगति में बाधा डाल रहे हैं। समाधान एक एकीकृत, विज्ञान आधारित और जवाबदेह दृष्टिकोण में है, जहां तकनीक का इस्तेमाल हो, नियम स्पष्ट हों और हर एजेंसी की जिम्मेदारी तय हो। बिल्कुल, और ये सिर्फ हवा साफ करने के बारे में नहीं है। अगर हम इस समस्या को सही तरीके से संबोधित करते हैं, तो इसके फायदे बहुत दूर तक जाएंगे। एक अच्छी धूल नियंत्रण रणनीति न केवल वायु गुणवत्ता में सुधार करेगी, बल्कि यह सार्वजनिक स्वास्थ्य की रक्षा करेगी, हमारे शहरों को रहने के लिए बेहतर बनाएगी और अधिक लचीला भी बनाएगी। और जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ते हैं। जब हम विकास या डेवलपमेंट के बारे में सोचते हैं, तो हमारे दिमाग में अक्सर चमकदार मेट्रो लाइनों, ऊंची इमारतों और चौड़े फ्लाईओवरों की तस्वीरें आती हैं। लेकिन क्या किसी शहर के विकास का असली पैमाना यह नहीं होना चाहिए कि उसकी सड़कों पर चलने वाले नागरिक कितनी साफ हवा में सांस ले रहे हैं? शायद असली प्रगति इन बड़ी परियोजनाओं में नहीं, बल्कि सड़कों के रखरखाव जैसी बुनियादी चीजों को वैज्ञानिक रूप से सही करने में छिपी है। इस पर जरूर विचार किया जाना चाहिए। यह यूपीएससी उम्मीदवारों और आम जनता के लिए हमारी एक दैनिक महत्वपूर्ण चर्चा श्रृंखला है, जो द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित स्रोतों पर आधारित है। अगर इस विषय पर आपकी कोई प्रश्न है, तो कृपया कमेंट्स में पूछें और आगे की ऐसी ही गहरी चर्चाओं के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।